हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 13 मई। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हैं हम लोग। द हिंदू के हो गए ये सब। पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है आज की डेट में कांस्टेंट है, मतलब 2। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले टाइम पे इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी पे क्या रहने वाली है उससे रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसे डिटेल मैनर में समझेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी कि एग्रीकल्चर प्लस जो एमएसएमई है इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा और ये लोग क्यों नाराज़ है इस एग्रीमेंट से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है इंडिया यूके ट्रेड डील के बारे में। हाल ही में इंडिया और यूके ने ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ठीक है, इस पर अभी साइन नहीं हुआ है ऑफिशियली। इस डील को होने में लगभग 3 से 4 साल का टाइम लग गया। अभी इसका जो डिटेल है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो बेसिक बातें बताई गई है मिनिस्ट्री द्वारा वो हमें पता है। फुल डॉक्यूमेंट अभी भी गवर्नमेंट को पब्लिश करना बाकी है। बट इसके पब्लिश होने से पहले जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो बहुत खुश है क्योंकि उनको यूके की मार्केट मिल रही है। ठीक, बट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है या फिर जो एग्रीकल्चर एमएसएमई है इनको कुछ कंसर्न्स हैं। क्यों? क्योंकि अभी फुल डॉक्यूमेंट आया नहीं है, इनके साथ क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। तो और आने वाले मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इनको डर वाला रीज़न भी क्यों है। क्योंकि इनको कंपटीशन फेस करना होगा। ठीक है, जब कंपटीशन आएगा तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अपने प्राइजेस कम करनी पड़ेगी। ऐसा पहले भी हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे आज। और जो ये एग्रीमेंट है अभी सिर्फ एग्री हुए हम लोग। अभी आने वाले 3 महीने में प्रॉपर फॉर्मली साइन करना है इस एग्रीमेंट में, और इसे इम्प्लीमेंट होने में लगभग 1 साल का टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया का यूके में और यूके का इंडिया में। देखिए, आज की डेट में इंडिया का जो ट्रेड पार्टनरशिप है उसमें यूके 16th नंबर पे आता है, और यूके के ट्रेड पार्टनर में इंडिया 11th नंबर पे आता है। तो ये डील के बाद जो ये रैंकिंग है हमारी ट्रेडिंग एक दूसरे के साथ ये इम्प्रूव होगी। आज के डेट में हम लोगों ने पिछले साल ही बायलैटरल ट्रेड में $60 बिलियन का डील किया था, ट्रेडिंग किया था। ठीक है, जिसमें से इंडिया ने सरप्लस किया था। इंडिया ने सरप्लस किया था मतलब इंडिया ने अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है इसको एक्सपोर्ट किया था यूके मार्केट में, और यूके ने जितना एक्सपोर्ट किया था इसमें जब माइनस कर दो कि इंडिया प्रॉफिट में था। ठीक है, तो ये डील हो रहा है। तो माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो ये डील है $60 बिलियन का ये 2 गुना बढ़ जाएगा 2030 तक आते आते। और ये जो डील है पिछले 3-4 सालों से रुका हुआ था, सडनली साइन क्यों हो गया? एक मेन रीज़न है ट्रम्प और उनके टैरिफ। यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में उतनी अच्छी बन नहीं रही है, और रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और यूके को एक बड़ा मार्केट चाहिए था अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो इंडिया वो मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। अब हाल ही में इस डील में क्या क्या बातें बताई गई है। इंडिया ने बोला है कि जो यूके के 90 प्रोडक्ट्स हैं, 90% जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये लोग टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और आने वाले टाइम में इस 90% में से 85% प्रोडक्ट्स पे हम लोग टैरिफ फ्री कर देगा। मतलब जब यूके का प्रोडक्ट इंडिया मार्केट में आता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। तो आने वाले 10 सालों में हम यूके के जो 85% प्रोडक्ट्स हैं इनको टैरिफ फ्री कर देगा, कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। उसके बदले में यूके क्या बोल रहे हैं? यूके ने बोला है कि देखो, हमने आपके इंडिया प्रोडक्ट्स के 99% जो प्रोडक्ट्स है उनको तो पहले ही ये टैरिफ फ्री कर दिया है। ठीक है, 100 प्रोडक्ट अगर हम लोग भेज रहे हैं उसमें से 99 प्रोडक्ट पर यूके कोई टैक्स ले ही नहीं रहा। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होगा। इसके कारण इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, जैसे ज्वेलरी हो गया, लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फुटवेयर हो गया, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब यूके के मार्केट में इजीली जा सकेगी और अच्छे प्राइस पे हम लोग बेच पाएंगे। बदले में जो यूके के प्रोडक्ट है जैसे विस्की, जिन, जिसके ऊपर इंडिया 150% टैक्स लिया करता था, इसे रिड्यूस करके 75% कर दिया जाएगा, और आने वाले 10 सालों में से 40% तक लाया जाएगा। जो ऑटोमोटिव टैरिफ है उसको 100% से कट करके हम लोग 10% कर देंगे। जो लग्जरी कार आप देखने के लिए मिलता है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है यूके का वो इंडिया मार्केट में आएगा,
और काफ़ी अच्छे प्राइजेस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और बदले में जो हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ है या फिर आईटी के लोग हैं जो यूके में जाते हैं वीज़ा ले करके, उन लोगों को ये फैसिलिटी दिया जा रहा है कि देखो, जब यूके में आप मैं जॉब के लिए जाते थे, तो जैसे ही जाते थे जॉब मिलता था तो हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, मतलब एक तरीके से टैक्स पे करना पड़ता था। तो जिसके कारण जैसे मैं अभी गया, मेरी जॉब लगी है, मेरे को संभलने का मतलब कि आप जब कहीं न्यू लोकेशन पे जाते हो आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं कुछ टाइम के लिए, आप इसी में टैक्स पे कर रहे हो तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। तो यूके ने बोला है कि आने वाले 3 सालों में, जैसे आज अभी गए आप वहाँ, तो आने वाले 3 सालों तक आपको ये सोशल सिक्योरिटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ये फ्री है। 3 सालों तक आप आइए, आराम से एडजस्ट होइए, और 3 साल बाद से आप ये टैक्स पे करना स्टार्ट करिए। फिर बोला गया जो वीज़ा है उसे और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, और जो हर्डल्स देखने के लिए मिल रहा है उसे और इम्प्रूव किया जाएगा आने वाले टाइम में। अब कुछ कंसर्न्स भी है, क्यों? जो फार्मर्स हैं हम लोगों के, जो या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी है। क्यों? जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो या फिर आसियान कंट्रीज़ के साथ हुआ हो, ठीक है, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट थी वो रबड़ बेचा करती थी 230 रुपये पर केजी। समझ रहे हो, ये 2011 की कहानी है। अभी हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, और जब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है आसियान कंट्रीज़ के साथ, आज के डेट में जो रबड़ का प्राइस है 170 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है। ठीक है, तो उनको उनको ये डर है कि जो उनका प्रोडक्ट है, कंपटीशन के कारण उनको अपने प्रोडक्ट्स का भी प्राइस कम करना पड़ेगा। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच नहीं रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे जैसे कि मेड इन इंडिया, जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे कम करना चाह रहे थे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से हम लोग डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे, बट जब हम अपना मार्केट ओपन करेंगे तो डिफेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब जगहों पे यूके मार्केट कब्जा कर लेगी। और इसके पीछे का मेन रीज़न ये भी है कि जब यूके कंपनीज आएगी तो जो गवर्नमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लागू करेगा तो उसमें एक ना थोड़ा कोटा ये यूके के कंपनीज को भी देगी, जिसके कारण हमारी जो डिपेंडेंसी है इन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आत्मनिर्भर जो हमारा मेन मोटो था उस पर कहीं ना कहीं डाउट नज़र आ रहा है। फिर बोला जा रहा है कि जो CBAM, कार्बन बोर्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारा डील नहीं हो पा रहा, वो यूके भी ये लागू करता है। क्या करता है? जैसे कि हमारी जो एल्युमिनियम या फिर स्टील एक्सपोर्ट होती है, इसके ऊपर ये लोग टैक्स लगते हैं। क्या आपने एल्युमिनियम स्टील प्रोड्यूस करते वक्त कुछ कार्बन, मतलब कि एटमॉस्फेयर में कुछ कार्बन तो प्रोड्यूस किया होगा, इन्वायरमेंट पे कुछ तो इम्पैक्ट आया होगा, उसका टैक्स हमें पे करिए। तो इसको लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ये टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आने वाले टाइम पे और ये क्लैरिटी होगी, उसे हम और डिटेल मैनर में समझेंगे। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है आज की डेट में 2 है, यानी कि कांस्टेंट है। हाल ही में एक रिपोर्ट आता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट, इसे पब्लिश किया जाता है रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। ये 2021 का रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिमेन कांस्टेंट है, मतलब 2। देखिए TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, जब ये 2 से ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जब इक्वल हो 2 के तो इसका मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री का वो कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है, कांस्टेंट मैनर में चल रही है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से डिक्रीज हो जाती है तो वहाँ का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये परसेंटेज बेसिस पे बात हो रही है। तो ये जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो 2020 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो भी 2.0 इंडिकेट कर रही थी। TFR मतलब कि कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है 20 के रिपोर्ट में और 21 के रिपोर्ट में। और जो ये रिपोर्ट आया है इसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टेबल तो है, बट इससे होने वाली हम जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में, सोशल, इकोनॉमिक और हेल्थ केयर सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। वो क्या इम्पैक्ट रहेगा आगे समझते हैं हम लोग। पहले तो समझते हैं ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। सपोज करो कि एक महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना बर्थ देती है उसे ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जो रिप्लेसमेंट लेवल होना चाहिए TFR का, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि अभी जो पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन के
ये जो पॉपुलेशन है यही मेंटेन रहे इन फ्यूचर भी, उसके लिए जो चाहिए होता है इंडिकेटर TFR, वो हमें चाहिए था 2.1, यानी 2.0 से अबव चाहिए था। बट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो रिप्लेसमेंट लेवल है हमारा वो अब मतलब कि नहीं है, कांस्टेंट है। मतलब कि हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे, जो अभी जो पॉपुलेशन है उनको हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे जो नया बर्थ आ रहा है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, अब समझिए बिहार का, अब स्टेट वाइज जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, बिहार में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3 है, सबसे हाईएस्ट है। मतलब एक महिला अपनी लाइफ टाइम में 3 बर्थ दे रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। सबसे कम ट्रेंड आपको दिल्ली और वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा 1.4। ये क्या हो रहा है, इसके कारण जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो बिलो है। रिप्लेसमेंट लेवल आपने समझ लिया, जो पॉपुलेशन है, अब ये पॉपुलेशन कंटिन्यूस इन फ्यूचर भी चलता रहे तो उतने ही लेवल पे आपको बर्थ भी तो देना होगा, बट वो बर्थ नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं हो पा रही है। इससे क्या होगा कि जो न्यू जनरेशन है वो आ नहीं रही है, पुरानी जनरेशन है, तो क्या होगा, एक टाइम बाद ओल्ड पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा हो जाएगी, जैसे आज के डेट में ये सेम प्रॉब्लम जापान फेस कर रहा है। बाकी स्टेट की बात करें, आपको जो साउथ के स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब भी इसमें आ जाता है, ये सब जगह पे आपको 1.5 का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल काफ़ी लो देखने के लिए मिलेगा। गुजरात और हरियाणा में कांस्टेंट है, मतलब कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जितना पहले बर्थ हुआ था उतना ही आज भी हो रहा है, कोई इसमें इंक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब डेमोग्राफिक शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट का मतलब है कि जो ओल्ड पॉपुलेशन है और यंग पॉपुलेशन है उनके बीच का डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जो पॉपुलेशन एज था 0 से लेकर 14 साल के, वो 41.2% हुआ करता था 1971 में, जो कि आज की डेट में 2021 के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24.8 हो गया है। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है इसका एज हम लोग 15 से 59 ईयर्स का रखते हैं, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। पहले 1971 तक ये 53.4% था, आज की डेट में ये 66.2% का हो गया है। जो एल्डर पॉपुलेशन है इसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली है। 1971 में इसका परसेंटेज 6 था, आज की डेट में ये 9% हो चुका है। ठीक है, 2021 का रिपोर्ट है, याद रखिएगा। ज़्यादा एल्डर पॉपुलेशन आपको केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश इन जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे लो एल्डर पॉपुलेशन आपको बिहार, असम और दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। 6.9 आपको बिहार में सबसे कम, उसके बाद आता है असम 7.1 दिल्ली का। अब जो ये रिपोर्ट आया इसको देख करके गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इन फ्यूचर। और ये जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, या फिर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये डिक्रीज होने के पीछे और भी कारण हो सकते हैं। पहला तो है मैरिज पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिला है। क्यों? पहले जो मैरिज करने का एज हुआ करता था लड़कियों का, वो 19.3 ईयर्स का हुआ करता था, ये 1990 की बात कर रहा हूँ। और आज के डेट में ये जो एज है मैरिज करने का इन लोगों का, ये 22.5 ईयर हो चुका है 2021 में। ठीक है, तो इनके कारण क्या हो रहा है, शादी में डिले हो रहा है, जिसके कारण जो न्यू बर्थ हो रहा है वो भी डिले हो जा रहा है। और इसके पीछे का मेन रीज़न भी ये हो सकता है कि जो फीमेल एजुकेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण इनका जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और जो अवेयरनेस है अपने हेल्थ को लेके, इनमें जागरूकता फैली है, जिसके कारण जो लो फर्टिलिटी रेट आज के डेट में आप देख रहे हो ये देखने के लिए मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि एजुकेशन से कितना इंप्रूवमेंट होता है, ये इंडिकेट करने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम कई सारे पॉलिसीज़ लेके आया है, जैसे 2024 में इंटरिम बजट के टाइम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बोला था कि एक हाई पावर कमेटी बैठाई जाएगी, जो कि ये जो पॉपुलेशन में चेंज देखने के लिए मिल रहा है, जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, या फिर ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, इसको लेकर के ये लोग बताएंगे कि हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए इन फ्यूचर। फिर 2021 में क्या होने वाला था, सेंसस, जो कि अब हम लोग 25 में है, आज तक नहीं हुआ। अभी न्यूज़ में है कि इसमें कास्ट सेंसस भी ऐड कर दिया जाएगा। अगर ये सेंसस हो जाता है तो इससे हमें एक पूरा प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक एनालिसिस करने को मिलेगा कि इंडिया में प्रॉपरली क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कितना डेमोग्राफिक में चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है।
और इस रिपोर्ट से ये तो पता चल गया है कि जो हम लोग बोला जाता था ना कि इंडिया एक फास्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग हो रहा था इंडिया में, वो आज के डेट में रुक सा गया है। और कई सारे स्टेट में तो आपने देख लिया है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है फर्टिलिटी रेट का, वो काफ़ी बिलो जा चुका है। ठीक है, तो मेरे को अब बताने की जरूरत तो नहीं है कि रिप्लेसमेंट लेवल होता क्या है, आपको पहले ही समझा दिया था। अब इससे ये रिपोर्ट आया है, इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है और चैलेंजेस भी है। पहली बात तो ये कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये स्टेबल है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, बट साथ ही साथ ये अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आ रही है। जैसे एल्डर पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी किन चीज़ों की, हेल्थ केयर सर्विसेज की, पेंशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, इन सब की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, जो कि गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ेगी। और वो पैसे कहाँ से बनाएगी, बोलेगी टैक्स। टैक्स के लिए क्या चाहिए, यंग पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उनको क्या चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो गवर्नमेंट को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आज की डेट में। तो यही सब था, पूरा आर्टिकल यही बात कर रहा है कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट को काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देना है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ये जो आर्टिकल है पूरा पूरा, ये आप मीन्स से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जीएस पेपर 2 एंड 3 से कनेक्ट कर पाओगे आप।